वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप ईवी प्लस की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। स्पेशल टॉपिक में आज आपका वाणिज्य और व्यापार है। इससे क्वेश्चन आने की संभावना होती है, इसलिए इस टॉपिक को भी करा दें। इसके बाद अनुसंधान रह जाएगा। अब आपकी स्पेशल टॉपिक की क्लास खत्म, अनुसंधान की क्लास आपकी यहाँ यूट्यूब पे अब नहीं आएगी। उसके बाद टॉप 100 वगैरह चलेगा, टॉप 100, और साथ में उसकी पीडीएफ वगैरह पेड ग्रुप में मिलती रहती हैं। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। पीडीएफ वगैरह अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, समय बहुत कम है। ठीक है, तो आपका आज वाणिज्य और व्यापार और अनुसंधान टॉपिक रह गया। उसमें थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि अनुसंधान के प्रकार, अनुसंधान क्या होता है, व्यवहारिक अनुसंधान, अनुसंधान के चरण, किस चरण में अनुसंधान किया जाता है, तो वो सब उसमें थोड़ा लंबा समय, क्योंकि उसकी कोई बुक नहीं है, तो उसमें बार बार हमें गूगल करना पड़ता है, एआई यूज करना पड़ता है, देखना पड़ता है कौन सा क्वेश्चन, कौन सा पॉइंट ये मतलब कि पढ़ाने लायक है, कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक वाणिज्य और व्यापार पे। और उसमें मैंने पर्यावरण की पीडीएफ डाल दी, उससे एक आधा क्वेश्चन आता है, नॉर्मल सा आता है, वो आप कर ही लोगे। भारतीय कृषि वगैरह और जो बड़े बड़े टॉपिक्स थे वो तो मैं पहले ही निपटा चुका है। वाणिज्य और व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये होता क्या है? ऐसा कोई कार्य जो स्वाधीन होकर किया गया हो और उससे धन प्राप्ति हो, और ये छोटे स्तर पर होता है। व्यापार, जैसे व्यापार का मतलब आप क्या करते हो, जैसे आपने कोई परचूनी की दुकान रखी है तो ये व्यापार हो गया, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। और उसको समझने का ज़्यादा बड़ा झंझटी मत पालिए, जो छोटे स्तर पर उसे व्यापार बोलते हैं। जैसे आपकी कोई परचूनी की दुकान है, या कोई चाय की दुकान है, या कोई आप छोटे स्तर पर कोई भी व्यापार करते हो, तो उसे बोला जाता है व्यापार। वाणिज्य क्या होता है? ट्रेड एंड कॉमर्स, उत्पादित वस्तुओं सेवाओं को उनकी उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के बीच विनिमय के संबंध रखता है। यह बड़े स्तर पर होता है। व्यापार की सहायक क्रियाओं का अध्ययन वाणिज्य कहलाता है। व्यापार क्या होता है? आपने देखा होगा कि वाणिज्य ट्रेड क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड होता है एक तरीके से। जैसे कि भारत है, अमेरिका के साथ कर रहा है व्यापार, तो उसे बोला जाएगा वाणिज्य। ठीक है, तो ये वाणिज्य और व्यापार में आप अंतर समझिए, क्योंकि वाणिज्य बहुत बड़े लेवल पे होता है, व्यापार छोटे लेवल पर होता है। बल्कि व्यापार का मतलब किसी वस्तु को खरीदना और बेचना होता है। और वाणिज्य में क्या होता है कि जैसे कि भारत ने खरीदा और फिर खरीद के, फिर जैसे कि भारत ने अमेरिका से कोई चीज़ खरीदी, तो वो एक मुश्त खरीदी जाती है, फिर वो नीचे नीचे वो रिटेलर्स को भेजता है, फिर वो हमें ग्राहकों को बेचते हैं। तो ये इस प्रकार से होता है। और बल्कि जो इसमें छोटे व्यापार में क्या होता है, इसमें सीधे सीधे उपभोक्ता खरीदता जाते हैं, खरीदेगा जाकर। जैसे परचून की दुकान से कोई व्यक्ति खरीदने गया, तो खरीद के बेचेगा थोड़ी, वो सीधे उपभोक्ता खरीदता है। तो आप उस चीज़ को समझ गए होंगे। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार यूएसए, आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार यूएसए, उसके बाद चाइना है। सर्वाधिक निर्यात कहाँ होता है? यूएसए में। सर्वाधिक आयात कहाँ से होता है? चीन से। विदेश व्यापार नीति 2015 से 20, 1 अप्रैल 2015 से एनडीए सरकार थी, बिल्कुल थी। सरकार ने पहली बार विदेश नीति लागू की, जो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया आगे बढ़ाएगी। कौन सी नीति मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया को आगे बढ़ाएगी? वो है आपकी विदेश व्यापार नीति 2015 से 20। 900 अरब डॉलर निर्यात पहुंचाने का लक्ष्य था। कौन सी इस नीति में? वर्तमान में विदेश नीति एफटीपी भारत सरकार ने 31 मार्च 2023 को पारित की। इस नीति का लक्ष्य 2023-30 तक भारत निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। इतना भारत निर्यात करने लगेगा। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा रुपए कहाँ से आता है? भारत में सबसे ज़्यादा रुपए कहाँ से आता है? उधार व अन्य से। उधार पैसा लेता है भारत दूसरों से, तो वो उधार अन्य से आता है। सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा खर्च आपका ब्याज पे होता है। कहाँ पे? ब्याज पे। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ है? न्यू दिल्ली में। 1950 से विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी मिश्रित प्रवृत्ति की प्रदर्शित करती रही। मिश्रित प्रवृत्ति मतलब आप समझते होंगे कि कोई एक चीज़ पे डिपेंड नहीं रहा है कि हमने नहीं चावल ही भेजे हैं। हर तरीके जो चीज़ भारत को लगी, जिसने जो मांगा और भारत को लगा कि चीज़ देने लायक है, तो वो निर्यात कर दिया। अब कुछ संस्थाएं हैं व्यापार से संबंधित, वो देख लीजिएगा। एमपीडा 1968 में इसकी स्थापना हुई थी, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका कुछ नहीं, आपको क्या फुल फॉर्म याद रखना है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इसकी संभावना भी होती है। एपीडा 1968, एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड एंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? न्यू दिल्ली में। एमपीडा मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। मरीन जो नहीं, समुद्री होते हैं, जैसे मछली हो गई, जो भी सी फूड्स होते हैं, उसमें एमपीडा लागू होता है। मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी 1972 में इसकी स्थापना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोच्चि में। फेरा, फेरा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये क्या है? फेरा और फेमा, इसमें जैसे कि आपका पैसा डॉलर में आता है,
डॉलर में आता है तो ये आपको रुपए में चेंज करके देती हैं, ठीक है। तो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा 1973। फेमा की स्थापना 1999-2000 में हुई थी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1973, ठीक है। ये एक्ट शायद 1973 था, फेमा स्थापना नहीं है 73, इसमें नहीं 73 तो ऊपर डबल लिख गया 73, ठीक है। यहाँ पे रखोगे फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 1973 फेरा। ईडी का मुख्य कार्य फेमा को लागू करना है। ईडी क्या करती है, आपसे पूछा जाएगा ईडी का मुख्य कार्य क्या है, फेमा को लागू करना। फेमा के रूल क्या है वो आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। स्वतंत्रता पहली औद्योगिक नीति 1948 और दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में आई थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद जब भारत ने स्वतंत्र हुआ था तो उसके बाद सबसे पहले औद्योगिक नीति कब आई थी, 1948 में। और दूसरी औद्योगिक नीति कब, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में आई थी। सबसे पहले एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए का फुल फॉर्म क्या था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत किस देश के साथ समझौता हुआ था, सबसे पहले श्रीलंका के साथ भारत का समझौता हुआ था एफटीए के तहत। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, पूछे जाने की संभावना भी होती। ई कॉमर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक कॉमर्स, इलेक्ट्रिक कॉमर्स। आगे देखिएगा, एम कॉमर्स का मतलब होता है मोबाइल कॉमर्स, एम कॉमर्स का मतलब मोबाइल कॉमर्स। एफडीआई क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, किसी एक देश की कमाई का दूसरे देश में किया गया निवेश। जैसे भारत ने 50 करोड़ कमाए और अमेरिका में वो निवेश कर दिए तो ये क्या हो गया, एफडीआई हो गया। किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, इनवार्ड आउटवार्ड एफडीआई, ठीक है। एफआईआई का फुल फॉर्म क्या होता है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं वही चीज़ कराऊंगा, ज़्यादा इसमें मतलब ओवर नहीं पढ़ूंगा, इससे क्वेश्चन आने की संभावना भी कम होती है। आ भी गया तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट क्या होती है, यह मुंबई के वर्ली में स्थित है शेयर मार्केट, जिसे दलाल स्ट्रीट भी कहते हैं। बाजार का समय 9:15 से 3:30 बजे तक होता है। सैटरडे और संडे को ऑफ रहती है। पहली बार शायद भारत के इतिहास में, अभी कौन सा इलेक्शन आया था, क्या हुआ था, तब यह शेयर मार्केट सैटरडे संडे को भी ओपन रही थी। शेयर के प्रॉफिट को डिविडेंड कहते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि बहुत डिविडेंड अच्छा हुआ, डिविडेंड तो मतलब समझ जाना प्रॉफिट हुआ है शेयर में। बीएसई का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 9 जुलाई 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट, इसका इंडेक्स सेंसेक्स कहलाता है, सेंसेक्स, ठीक है, सेंसेक्स कहलाता है। हेडक्वार्टर दलाल स्ट्रीट रोड मुंबई में स्थित है। एनएसई का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, 1992 में इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। इसका इंडेक्स क्या होता है, निफ्टी। यदि निफ्टी शब्द आए तो समझ जाना एनएसई है, और सेंसेक्स समझ आए तो आप समझना बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्देश्य उद्योग कपड़ा। संगठित का मतलब समझते हो, संगठित और असंगठित बताते हैं व्यापार क्या होता है। संगठित और असंगठित, संगठित में क्या होता है कि आपको टाइम से जाना, टाइम से आना, टाइम से सैलरी, वो होता है संगठित। असंगठित का मतलब जैसे कि एक दिन के लिए आपको किसी ने बुला लिया कि आप हमारे 100 ईंट उठा दीजिए, हम आपको 200 रुपये देंगे, तो ये संगठित है। इसमें अगले दिन का कंफर्म नहीं कि आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो असंगठित हो गया। संगठित में क्या होता है, इसमें आपको टाइम से आपको जाना है, टाइम से आना है, टाइम से सब कुछ है, और पैसा सैलरी भी आपकी महीने के आखिरी में टाइम से मिल जाती है। तो सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग आपका कौन सा है, कपड़ा है। बुल क्या है, बुल को बोला जाता है तिजड़िया, शेर के उठने की प्रतीक्षा करता है। और बियर मतलब मंदरिया, यह शेर के गिरने की प्रतीक्षा करता है। स्वतंत्रता के बाद 1956 में सरकार ने शेयर बाजार को मान्यता दी थी। भारत ने कब शेयर बाजार को मान्यता दी, 1956 में दी थी। भारत में शेयर बाजार सेबी के नियंत्रण में कार्य करती है। सेबी क्या है, सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। उद्देश्य निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना। पता चले आप किसी भी कंपनी में शेयर लगा रहे हैं और वो से कंपनी आपका पैसा खा के भाग गई तो आपको कौन बचाएगा, सेबी बचाएगी। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, कंपनियों की गुप्त जानकारी निकालने वाला जिसका शेयर गिर रहा हो या उठ रहा हो उसे बोलते हैं क्या, इनसाइडर ट्रेडिंग, सट्टेबाज जिसे बोलते हैं। म्यूचुअल फंड क्या, छोटे निवेशकों से पैसा लेता है, एकत्र करके शेयर मार्केट में निवेश करता है, एक मीडिएटर का काम करता है। जैसे से म्यूचुअल फंड का मतलब है कि जैसे A B C, यहाँ पे ए जो ग्रुप है इसमें 100 आदमी हैं, इसने सबसे बी एक सिंगल आदमी है, तो इसने सबसे 100 रुपये ले लिया, तो यहाँ पे 10,000 रुपये इकट्ठा हो गया, और इस 10,000 रुपये को इकट्ठा करते बी व्यक्ति ने कंपनी सी में लगा दिया, तो ये क्या हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया। और कुछ भी म्यूचुअल फंड नहीं होता, आप बेहतर समझ गए होंगे।
प्रमुख शेयर मार्केट कौन कौन से, क्वेश्चन अभी भी आया था यूपीएसआई में शायद, और आगे भी संभावना होती तो पूछे जाने की। डी जोन्स शेयर मार्केट किस देश का जाना जाता है, वो यूएसए का जाना जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और FTSE 100 किसका जाना जाता है, लंदन का जाना जाता है। निक्की कहाँ का जाना जाता है, टोक्यो जापान का। सिमेक्सन टाइम्स ये कहाँ का है आपका, सिंगापुर का। सिमेक्सन टाइम आपका कहाँ है, सिंगापुर का है। कौन, प्रमुख शेयर मार्केट की बात यहाँ पे हो रही है। व्यावहारिक चिन्ह व गुणवत्ता मानक कौन कौन से होते हैं, एक क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया था, कौन सा, एग्रो मार्क करके, एग्री मार्क करके, ठीक है। तो हाल मार्क किसके लिए लगता है, सोने के लिए लगता है। फसाई खाद्य पदार्थ की चेकिंग करता है कि हाँ एक मतलब कि ऐसा तो नहीं स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा, स्वास्थ्य वर्धक है कि नहीं है, तो ये सब की जांच कौन करता है, फसाई। फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, ऐसे करके, अथॉरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया। रजत मार्क किस पे लगता है, चांदी पे। और इको मार्क किसके लिए होता है, पर्यावरण के लिए। और एग्री मार्क होता है आपका कृषि के लिए। तो एग्री मार्क वाला आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो एग्री मार्क किसके लिए होता है, कृषि के लिए। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित थी, आपसे पूछा जाए कि आबिद हुसैन जो समिति थी वो किससे संबंधित थी, वो आपकी लघु उद्योग से संबंधित, लघु उद्योग से संबंधित थी। अब आपका कि नवरत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं, ये पूछी भी गई थी यूपी पुलिस में, अभी जो 2023 में हुआ, 24 में हुआ था एग्जाम, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था नवरत्न कंपनियां के बारे में। तो नवरत्न कंपनियां आप अच्छे से इनको पढ़ सकते हो। महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड, इनका मुख्यालय पूछा गया था, कहाँ है, न्यू दिल्ली में। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन कहाँ है, नई दिल्ली में। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन कहाँ, नई दिल्ली में, मैक्सिमम नई दिल्ली में है। देखो नई दिल्ली वाली छोड़ दो और बची हुई जो है उनको याद कर लो। कंसीडर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली में। इंजीनियर्स जिसे EIL बोलते हैं, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जिसे EIL बोलते हैं, न्यू दिल्ली में। नवरत्न कंपनी है। अब जो नहीं है उनको भी याद कर लो, बाकी सब आपकी कहाँ हो जाएंगी, नई दिल्ली में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ है, बेंगलुरु में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ है, बेंगलुरु में। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में। नालको आपकी पूछी गई थी कहाँ, यूपी पुलिस के एग्जाम में, नालको। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नालको जिसे बोलते हैं, भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ठीक है। इसको याद रखना अच्छे से। और एक क्वेश्चन पूछा गया था 2024 वाला जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था नालको कंपनी कहाँ है, तुरंत बताओगे आप कहाँ, उड़ीसा, भुवनेश्वर। ऑयल इंडिया लिमिटेड कहाँ है, डालियागंज असम में। डालियागंज असम में है आपकी कौन सी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। जो महारत्न कंपनियां हैं व्यापार वाणिज्य व्यापार में आती हैं तो उनको करना पड़ेगा। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NMDC, ये कहाँ है इसका, हैदराबाद में मुख्यालय। न्यू वैली लिग्नाइट लिमिटेड, NLC जिसे बोलते हैं, कहाँ है आपकी, तमिलनाडु में। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापट्टनम में। महारत्न कंपनी आप याद कर लो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे सेल बोलते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी कहाँ है हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली में। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल जिसे बोलते हैं, भेल का मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में। गैस इंडिया लिमिटेड, क्या है, गैस इंडिया लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ है आपका, गैस इंडिया लिमिटेड, इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में। और इसे जेल बोलते हैं, इसे भेल बोलते हैं, इसे सेल बोलते हैं, ठीक है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, BPCL, इसका मुख्यालय कहाँ है, पेट्रोलियम कहाँ है, भारत के मुंबई में ही वो रहते हैं, धीरूभाई अंबानी वगैरह, तो आपको वहाँ से पता ही चल जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, न्यू दिल्ली में है। कोल इंडिया लिमिटेड जिसे CIL बोलते हैं, कोलकाता में, कोलकाता। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, LTD का मतलब प्राइवेट होता है, NTPC, इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। नई दिल्ली वाले आप छोड़ दो और बाकी जो उनको याद कर लो। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, LTD, हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, देहरादून में है। पंजीकृत ऑफिस इसका कहाँ है, दिल्ली में, लेकिन हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, देहरादून में। लेकिन पंजीकृत अभी जो अब कहाँ पहुँच गया, शायद अब पहुँच गया दिल्ली में, इससे पहले कहाँ था आपका, देहरादून में। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, PFC, न्यू दिल्ली में। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन कहाँ है, न्यू दिल्ली में। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, PGCIL, इसका कहाँ है, गुड़गांव में। IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, WTO, इन सब के भी आपके हेडक्वार्टर आपके मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन भी बचता है, विदेश व्यापार महानिदेश, DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, DGFC आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, और विदेश मंत्रालय। आपको मैं हो सकता है मैं इसका आंसर बता दूं, नहीं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे। मैंने नोट्स में नहीं कराया, अभी जब आपको करा रहे तो उसमें क्वेश्चन नहीं था, तो आप हमें इसका आंसर बताओगे कि ये
तो विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन आपके सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। यहाँ तक आप नहीं आते होगे लास्ट तक पढ़ने, मुझे उम्मीद है, लेकिन जो यहाँ तक पढ़ आया हो जय हिंद लिखेगा और आंसर में लिखेगा कि ऑप्शन इसका क्या है, विदेश मंत्रालय या वित्त मंत्रालय या ऑप्शन ए या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है, तो आपका वाणिज्य एवं व्यापार जो महत्वपूर्ण टॉपिक था इसको लगभग मैं ख़त्म कर दिया है। जो मैंने नहीं बताया था, नालको पूछा गया था ना, नालको, हाँ, भुवनेश्वर उड़ीसा में। एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन को आप वेरीफाई भी कर लेना चाहिए, क्योंकि पिछली बार किसी का कमेंट आया था कि कहाँ ये क्वेश्चन आया। आप यूपी पुलिस का जो पेपर दोनों हुए हैं उनमें चेक कर लेना चाहिए, उसमें आपको 100% मिल जाएगा। ना मिले तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा 100% इस क्वेश्चन को कराया गया था। अब आपका मैंने स्पेशल टॉपिक करा दिए, अब आपका मुझे लगता है यूपी जीके में स्टार्ट कर दूंगा। यूपी जीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और बहुत हैवी नहीं आते, सिर्फ आपको उतना पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन फंस जाए। पढ़ने को तो पूरी रामायण पढ़ी है, लेकिन उतना तो पढ़ने पड़ेगा जितना क्वेश्चन आपको फंसने चाहिए। पेपर अच्छा, देखो यूपीएससी का पेपर बहुत आसान है, इसी प्रकार से आपका यूपी पुलिस का आसान आएगा, लेकिन होम गार्ड का पेपर थोड़ा टफ आएगा। उम्मीद है, टफ का मतलब इतना नहीं टफ आएगा कि बहुत टफ आ जाए, टफ का मतलब है कि जैसे कोई कहे 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, 19 और 20 का फर्क होगा, जो यूपीएससी से हल्का सा लेवल उठा होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक, जो टॉपिक पढ़ा रखे हैं उनसे आपको सीधे सीधे सभी क्वेश्चन फंस जाएंगे। आज जो आप लोग कहते हो ना कि जब मैं कहता हूँ देखो एक क्वेश्चन फंस गया, ये हो गया, तो पता है वो आपका दिमाग खराब होता है, क्योंकि आप पेपर अच्छा कर नहीं पाए हो, क्वेश्चन आपके फंसे थे और आप नोट्स पढ़े नहीं थे। तो आप देखते हो कि क्वेश्चन यहाँ से आता है, आपसे कोई फिर आप कमेंट करते हो कि नया थोड़ी कराया, मैंने नया नहीं कराया है। लेकिन जब आपका 2024 का यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, उससे पहले कौन कराता था और कराता भी था तो आपको क्वेश्चन नहीं फंसते थे। जब आपको क्वेश्चन फंसने लगे, देखो मैं आपको बताता हूँ, यदि क्वेश्चन फंसे तो भी आप रंडी रोना करोगे, क्योंकि हम स्क्रीनशॉट डालेंगे, तो मैंने 1-2 डाल दिए, बाकी मैंने डालना बंद कर दिया। और क्वेश्चन ना फंसे ना दिखाऊं तब भी तुम्हारा रोना रहता है, तो हर किसी को खुश तो किया नहीं जा सकता है। तो इसी प्रकार मैंने